हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन विथ क्विज क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, मैं पिछले वीडियो का रिकैप इसमें देना चाहूँगा। सो लेट्स रिकैप द डिफिनेशन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। तो इसकी डिफिनेशन थी द प्रोसेस दैट आर कैरीड आउट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ एंड सस्टेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वो सारी प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है अपनी एक अच्छी हेल्थ के लिए और वो एक अच्छी लाइफ जी सके, तो उन सारी प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जिंदा रहने के लिए जो जिन प्रोसेस का करना ज़रूरी है उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस के 7 पार्ट्स होते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने न्यूट्रिशन पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था, तो इसमें हम थोड़ा उसका रिकैप ले लेते हैं। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हम जो एनर्जी हमें मिलती है वो हम जो खाना खाते हैं उससे हमें मिलती है। और ये एनर्जी कई बार जो होती है बाहरी इन्वायरमेंट से होती है या फिर किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से होती है। जैसे बाहरी सोर्स हमारा फूड भी है, एक्सटर्नल सोर्स। हाउ डज दिस एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स ट्रांसफ़र टू इनसाइड ऑफ द बॉडी एंड हेल्प द बॉडी टू फंक्शन। यही हम समझेंगे कि जो हमारा खाना होता है वो हमारे बॉडी में कैसे जाता है और हमें कैसे एनर्जी देता है। और न्यूट्रिशन की कल मैंने डिफिनेशन बताई थी। वो डिफिनेशन है प्रोसेस टू ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड। ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी का ट्रांसफ़र कहना हम न्यूट्रिशन कर सकते हैं, या फिर इसकी एक सिंपल डिफिनेशन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग फूड एंड गेट एनर्जी फ्रॉम इट। इसको भी हम न्यूट्रिशन की डिफिनेशन कर सकते हैं। ये शॉर्ट डिफिनेशन है इसकी। न्यूट्रिशन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो इंडिविजुअल्स होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरों पर डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए, सर्वाइव करने के लिए। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है जैसे ह्यूमंस हो गए, फंजाई हो गया, यीस्ट हो गया। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स, या फिर ग्रीन प्लांट्स ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक एग्जांपल है। और प्लांट्स अपना फूड जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से करते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का यूज़ करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल का यूज करके वो कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कई बार वो ग्लूकोज करते हैं, कई बार क्या वो हर बार ग्लूकोज भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका एक केमिकल रिएक्शन है 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स यू C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और O2 ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमेशा रहता है इसलिए। तो चलिए, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के और एग्जांपल हैं जैसे एनिमल्स हो गए, ग्रीन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती, और क्लोरोफिल नहीं होती तो अपना फूड वो नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, तो वो भी हमारे हेटरोट्रॉपिक में ही आते हैं। और हमारे जैसे हेर्बीवोरस हो गए, और हम उन्हें डिस्कस करेंगे। हेर्बीवोरस कौन होते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल हैं हेर्बीवोरस हो गए, जैसे ये फीड ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ये ऐसे चीज़ें होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, ये जो सिर्फ प्लांट से जो चीज़ें मिलती हैं वही खाते हैं, और प्लांट प्रोडक्ट से जो चीज़ें होती हैं उन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं। हेर्बीवोरस में हमारा जैसे डियर आ जाता है, रैबिट, काऊ, ये सब होते हैं। और कार्निवोरस में जो एनिमल के मीट को खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। और कार्निवोरस में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक प्रीडेटर्स होते हैं, एक स्कैवेंजर्स होते हैं। प्रीडेटर्स से होते हैं जैसे जो किसी भी अपने जो प्रे होता है, मतलब
अपने शिकार को पीछा करते हैं और उन्हें खाते हैं, जैसे हमारा लायन, चीता, जैगुआर ये होते हैं। और स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो सड़ा गला खाना खाते हैं, मतलब जो पहले से ही मीट होता है वहाँ पे अवेलेबल, उन्हें ही खाते हैं, जैसे गिद्ध होता है, वल्चर। ओमनीवोरस वो होता है जो दोनों चीज़ें खाते हैं, वो प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं और वे एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हमारा क्रो हो गया, ह्यूमंस हो गए। हम ह्यूमंस ओमनीवोरस होते हैं क्योंकि हम प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट हैं और ह्यूमंस पे भी डिपेंडेंट है। और पैरासाइट्स होते हैं कुछ जो अपने बेनिफिट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे मॉस्क्यूटो है, वो हमसे ब्लड लेता है, हमारे ऊपर वो डिपेंडेंट है उसको सर्वाइव करने के लिए। और कई बार ये पैरासाइट हार्म भी करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, लेकिन कई बार ये करते हैं। और डिकम्पोज़र जो डेड प्लांट्स और एनिमल को डिकम्पोज करते हैं, ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। और सिम्बायोंट्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज़म है जो दो ऑर्गेनिज़म को मिलाकर अपना आधा आधा बेनिफिट शेयर करता है, जैसे इसमें हम कह सकते हैं लाइकेन को हम कह सकते हैं, लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशन में भी आता है। अब न्यूट्रिशन में एक पार्ट आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके पहले डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। तो डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स टू डिफ्यूज थ्रू गट वॉल। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो होता है वो सिंपल फूड मटेरियल्स में कन्वर्ट होता है और वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के ऑकरेंस में आता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बड़ा रोल प्ले करती है एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हमारे सिक्स टाइप होते हैं। पहला माउथ होता है जहाँ से हमारा फूड इंगल्फ होता है, फिर फारिंग्स आता है, फारिंग्स के नीचे लैरिंग्स आता है, पर हम एलिमेंट्री कैनाल में उसे डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हमारा एसोफेगस आता है, फिर स्टोमच आता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, फिर दूसरा जेजुनम एंड थर्ड इलियम। ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, रेक्टम, कॉलन एंड केकम। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। पहले हमारा माउथ, फिर हमारा सलाइवरी ग्लैंड था। यहाँ पे हमारा सलाइवरी ग्लैंड की हेल्प से हम स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। फिर एसोफेगस, स्टोमच, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। कई बार ये डायग्राम CBSE एग्जाम्स में पूछा भी गया है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने स्टेप होते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 4 स्टेप होते हैं। पहला हमारा इंजेशन होता है जो हम माउथ के थ्रू करते हैं, माउथ और अपनी बकल कैविटी के थ्रू करते हैं, उसे हम प्रोसेस इंजेशन कहते हैं। और फिर हमारा डाइजेशन होता है स्टोमच में। स्टोमच से जाने से पहले स्टोमच में ही होता जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा हमारा माउथ में भी डाइजेस्ट हो जाता है, सिर्फ कुछ इस तरह से स्टार्च का है। एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर डिफिशिएशन होता है। और यहाँ पे एक टर्म आता है NCERT में, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय बॉडी सेल। जो हमने फूड एब्जॉर्ब कर लिया है उसका ट्रांसफ़र होना ही एसिमिलेशन कहलाता है। और डाइजेशन ऑफ फूड कई ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे हमारा माउथ में सलाइवा होता है। हमारे माउथ में सलाइवा जूस होता है और वो उसका टाइप एल्कलाइन होता है, उसमें एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है टाइलिन, इसे कहते हैं। 1 मिनट। और ये इसका काम क्या है? इसका फंक्शन है ब्रेक डाउन स्टार्च टू माल्टोज। ये जो स्टार्च होता है इसे इस माल्टोज में इसे ब्रेक करता है। माल्टोज हमारा ग्लूकोज ही कहलाता है, ग्लूकोज का अंदर नेम है माल्टोज। और इसमें स्टार्च हमारे माउथ में 30 to 40% होता है कॉमन केसेस में, लेकिन कई केसेस में 70% तक भी स्टार्च डाइजेस्ट होता है। फिर दूसरे नंबर पे हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन स्टोमच होता है। इसमें हमारे 3 तरह के जूस होते हैं। पहला गैस्ट्रिक जूस, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तीसरा म्यूकस होता है।
गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एसिडिक होता है, और म्यूकस हमारा ना एल्कलीन होता है, ना बेसिक होता है, ना एसिडिक होता है। गैस्ट्रिक जूस में हमारे दो आते हैं, पहला हमारा पेप्सिन आता है, दूसरा हमारा लाइपेज आता है। तो इस बार हम लाइपेज नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पेप्सिन पढ़ेंगे क्योंकि क्लास 10th में सिर्फ पेप्सिन आता है। तो पेप्सिन प्रोटीन्स टू पेप्टॉन्स, जो पेप्सिन का वर्क होता है वो प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में तोड़ता है, और जो हमारा लाइपेज होता है वो फैट को फैटी एसिड और ग्लाइकोजन में ग्लाइसेरॉल में कन्वर्ट करता है। इससे हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प मिलती है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, उसका कई काम है, और हमारे जो फूड होता है उसे एसिडिक बनाता है, जिससे बाद में वो बाइल जूस का जो बेसिक मीडियम हो उससे वो न्यूट्रल हो सके। और हमारा म्यूकस का वर्क होता है इनर वॉल ऑफ स्टमच, वो एक सील्ड की तरह काम करता है कि हमारे जो इनर वॉल होती है स्टमच की उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कोरोजन से बचाता है। ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है म्यूकस। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, वहाँ पर डाइजेस्टिव जूस, बाइल जूस होते हैं, और पैंक्रियाटिक जूस होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस होते हैं। बाइल जूस के बारे में समझते हैं। बाइल जूस हमारा एल्कलाइन टाइप का होता है, इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते। इसका काम होता है फैट को इमल्सिफाई करना, एल्कलाइन मीडियम एंजाइम को देना। जैसे अभी तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने उसे हमारे फूड को एसिडिक बना दिया था, तो बाइल जूस का काम है उसको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना। और पैंक्रियाटिक जूस होता है एसिडिक टाइप का। ये सीबीएसई का लेटेस्ट क्वेश्चन है कि पैंक्रियाटिक जूस किस तरह का होता है, एसिडिक होता है या एल्कलाइन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। पैंक्रियाटिक जूस में कई तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे इसमें ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, कार्बोक्सीपेप्टिडोज होता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है। सबका अलग अलग फंक्शन होता है, आपको इतना डीप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो इसमें नोट्स हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। If the salivary amylase is lacking in saliva, then which of the following process taking place in the buccal cavity will be affected? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर सलाइवरी एमाइलेज में सलाइवा नहीं हुआ तो इसमें से कौन सी प्रोसेस उससे अफेक्ट होगी, उसमें से कौन सी प्रोसेस में कुछ चेंज होगा। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में ब्रेक होगी, उसमें अफेक्ट पड़ेगा। या फिर स्टार्च का शुगर में ब्रेक होने पे उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। या फिर फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होने में अफेक्ट होगा। या फिर इंटेस्टाइनल लेयर ब्रेकिंग डाउन लीडिंग टू अल्सर। इसका आंसर सोचिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है उसकी हेल्प से हमारा स्टार्च शुगर्स में कन्वर्ट होता है। आपने वहाँ पे ऊपर पढ़ा था कि हमारा स्टार्च जो होता है माल्टोज में कन्वर्ट होता है, यानी ग्लूकोज शुगर, वो एक ही चीज़ है। अगर हमारा सलाइवा एब्सेंट होगा तो हमारा स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसका बी ऑप्शन राइट है। इसका सॉल्यूशन भी है नीचे। इन ओरल कैविटी द फूड इज़ मिक्सड विद सलाइवा। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड सलाइवा के साथ हमारा मिक्स होता है, और सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। ये एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एंजाइम्स का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ये इसे टाइलिन भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका नाम सलाइवरी एमाइलेज ही है। और 30 to 40% स्टार्च जो होता है वो सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा ही माल्टोज में टूटता है। इसीलिए सलाइवरी एमाइलेज हमारा डाइजेशन ऑफ स्टार्च को अफेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये CBSE 2013 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रॉफ इज़ इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऑटोट्रॉफ के लिए इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपको इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं। इसमें 3 करेक्ट होंगे और 1 इनकरेक्ट। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, या फिर वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, या फिर वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं अगर एब्सेंस ऑफ लाइट हुई, या फिर दे कंस्टिट्यूट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन, या फिर वो फूड चेन का पहला नंबर को कंस्टिट्यूट करते हैं, वो आते नहीं कंस्टिट्यूट करते हैं। क्या ऐसा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं अगर वहाँ पे एब्सेंस ऑफ लाइट हुई। अगर वहाँ प्रेजेंस ऑफ लाइट हुई तो कार्बोहाइड्रेट और साथ में हमारा ऑक्सीजन भी वहाँ से आएगा बाहर। ऑटोट्रॉप जैसे कुछ और बैक्टीरिया भी होते हैं, वो भी यही करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। इफ़ इन स्टोमच HCl इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड विच एंजाइम विल नॉट फंक्शन। अगर हमारे स्टोमच में HCl नहीं प्रोड्यूस होगा तो उसमें से कौन सा एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा? टाइलिन, जिसका नाम सलाइवरी एमाइलेज भी है, ये जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, सलाइवा क्या जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो, या फिर हमारा ट्रिप्सिन जो आपने अभी नहीं पढ़ा है, या फिर हमारा पेप्सिन, या फिर काइमोट्रिप्सिन। आपने पढ़ा है ट्रिप्सिन और पेप्सिन, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ट्रिप्सिन एंड 1 मिनट, ट्रिप्सिन, ये पेप्सिन आपने पढ़ा था और यहीं पे आपने ट्रिप्सिन भी पढ़ा था। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है और इन सब का काम मैंने आपको यहाँ बताया था। तो इसका ऑप्शन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसमें क्या होगा? अगर HCl नहीं प्रोड्यूस होगा तो एंजाइम कौन सा फंक्शन नहीं करेगा? तो पेप्सिन को वो एक्टिवेट करता है। हमने यहाँ पढ़ा था जब फंक्शन ऑफ HCl देख रहे थे तो वहाँ पे लिखा था कि वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारा डाइजेशन ऑफ फूड आसानी से हो जाता है। अगर वो ऐसा ना करे तो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होगा और बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके उसकी एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। तो इसका सही ऑप्शन है पेप्सिन। पेप्सिन जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है और साथ में वो पेप्सिन को एक्टिवेट भी करता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे बोर्ड्स में आए हैं, इसका आंसर आपको देना है। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो ये कहाँ से वो पाते हैं? तो सब आपको लिखना है। प्लांट्स जो होते हैं रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से पाते हैं, वाटर प्लांट रूट से पाते हैं, सनलाइट डायरेक्ट सन से पाते हैं, और मिनरल्स जो होते हैं सॉयल से पाते हैं रूट के थ्रू। व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सन ऑफ फैट? इसका बहुत ईजी आंसर है। फैट्स आर प्रेजेंट इन फूड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। बाइल साल्ट, जो फैट हमारा पता है कि उसमें बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो अगर हम उसका फिर डाइजेशन होने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, इसीलिए जो बाइल जूस प्रेजेंट होता है वो उसे इमल्सिफिकेशन कर देता है, जिससे हमारा फैट जो होता है आसानी से। बाइल जूस हमारा गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। और चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये आप एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर अभी दे नहीं सकते लेकिन हमने अभी पढ़ा है तो आप बता देंगे। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन्स। अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें पता है, अभी तक आपने एक्सपेरिमेंट किया नहीं, ये क्वेश्चन आप के लिए हार्ड होगा, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं जब आपको पता है कि राइस में हमारा स्टार्च होता है, और तो राइस वाटर के पास भी हमारा स्टार्च ही होगा। द ब्लू ब्लैक कलर ऑफ राइस वाटर कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर कभी भी किसी भी चीज़ में ब्लू ब्लैक कलर आता है तो वो ये बताता है कि उस चीज़ में स्टार्च है। अगर उस कलर में कोई कलर चेंज नहीं होता तो उसमें प्रोटीन है या फिर फैट है। ये इसको एक्टिविटी में करवाया जाता है क्लास 10th में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following group of organism food material is broken down outside the body and absorbed?
इसमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें से फूड मटेरियल सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है और फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? क्या वो मशरूम, ग्रीन प्लांट और अमीबा है, या फिर यीस्ट, मशरूम, ब्रेड माउल्ड है, या पैरामीशियम, अमीबा, कस्क्यूटा है, या फिर कस्क्यूटा, लाइस और टेपवर्म है? मैं आपको क्लियर कर दूं, ग्रीन प्लांट्स कभी नहीं होंगे, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कहीं ब्रोक नहीं करते, उसे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। हमारा जो डिकम्पोजर्स होते हैं वही हमारा ऐसे करते हैं, जैसे इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में हमारे सारे डिकम्पोजर्स हैं। जैसे हमारा यीस्ट है, मशरूम है, ब्रेड माउल्ड है। ब्रेड माउल्ड में भी अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड फील होती है यीस्ट की मदद से। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? ऑप्शन ए माउथ, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन एसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन बी माउथ, एसोफेगस, स्टमच, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी माउथ, स्टमच, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन डी माउथ, एसोफेगस, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल में है पहले कैसे जाता है, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल के 6 पार्ट होते हैं। पहला माउथ है या फिर बकल कैविटी कह सकते हो, फिर वो एसोफेगस से पास होता है, तो जिसमें जिसमें स्टोमच है उसे हम काट देंगे। तो ऑप्शन ए में हमारा एक मिनट ऑप्शन ए में हमारा स्टोमच है, तो पहले हमारा स्टोमच में नहीं जाता है, पहले हमारे एसोफेगस में जाता है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। और फिर जिसमें दूसरे नंबर पे स्टोमच है उसे काट दीजिए। तो 2 ऑप्शन हमारे कट गए, बचे 2 ऑप्शन। फिर तीसरे नंबर पे कौन आता है? माउथ, एसोफेगस, स्टोमच। स्टोमच आता है ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे हो गया, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन हमारा लास्ट में आता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। इसीलिए हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये सॉल्यूशन है, आप इसको देख सकते हैं। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई डिफरेंस बताना था तो आप सिंपल डेफिनेशन कर सकते हैं। ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, जबकि हेटेरोट्रॉपिक में दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। व्हाट कॉज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल? ओके, अभी ये आपने नहीं पढ़ा। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। इसमें से कह रहा है कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे शरीर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वो किसी चीज़ पे पड़ जाए तो उसे डिस्ट्रॉय तक कर सकता है। हमारी स्टोमच की इनर लाइनिंग को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए उसको बचाने के लिए एक हमारा इनर लाइनिंग में एक चीज़ होता है, उसे आपको बताना है कि वो क्या होता है। पेप्सिन होता है, या फिर सलाइवरी एमाइलेज होता है, या फिर म्यूकस होता है, या फिर बाइल होता है? तो बताइए। इसका बहुत ही आसान आंसर है। इसमें पेप्सिन जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही उसे एक्टिवेट करता है, HCl उसे एक्टिवेट करता है, तो ये तो होगा नहीं। और सलाइवरी एमाइलेज हमारे माउथ में होता है, हमारे ये स्टोमच में नहीं होता है, ये हमारे माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट करता है। और म्यूकस ही हमारा ऐसा है जो इनर लाइनिंग को, हमारे स्टोमच को बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। बाकी बाइल जूस तो उसे बेसिक मोड में लाता है, डाइजेस्टिव फूड को बेसिक मोड में उसे कन्वर्ट करता है, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो सके। म्यूकस इज द राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर? हमें पता है कि हमारा लीवर बाइल सिक्रेट करता है, और ऐसा कौन सा पार्ट है जो बाइल को रिसीव करता है लीवर से? क्या वो स्टोमच है, क्या वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या एसोफेगस है?
तो इसका सही आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो बाइल को रिसीव करती है, और गाल ब्लैडर, और उसमें गाल ब्लैडर और कॉमन बाइल डक्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और कॉमन बाइल डक्ट की मदद से वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कैनाल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड। इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे फूड हमारा आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है? क्या वो स्टमच में होता है? कहाँ पे हमारा फाइनल डाइजेशन होता है, उसके बाद कोई डाइजेशन नहीं होता? क्या वो स्टमच में होता है? क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है? क्या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है? क्या फिर माउथ कैविटी में होता है? तो ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे हमारा लार्ज डाइजेशन होता है, इसके बाद कोई डाइजेशन नहीं होता? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि इसमें लार्ज इंटेस्टाइन भी तो हो सकता है, पर लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होती, वहाँ सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी वाटर का। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है वहाँ पर, इसीलिए हमारा लार्ज इंटेस्टाइन नहीं सही होगा, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा आखिरी बार डाइजेशन होती है और वहीं पे हमारी डाइजेशन होती है। ये कुछ क्वेश्चन है। ड्रा अ डायग्राम टू शो द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड लेबल ऑन इट द फॉलोइंग गॉल ब्लैडर, स्टमच। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल डायग्राम ड्रॉ करना है, उसमें हमें गॉल ब्लैडर को लेबल करना है और साथ में स्टमच को भी लेबल करना है। और उसी का बी पार्ट है नेम द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, में ऐसा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट बताओ। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, 5 मार्क्स में आया था ये CBSE 2013 में। तो ऑप्शन बी आप पहले क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट आप पहले कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता ही है कि सबसे लंबा पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। वो आपको दिखने में तो छोटी है क्योंकि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुई है। और इसका डायग्राम है ये leaves of a healthy coated plant give reason for your answer। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चूज द फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैंक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है? पैंक्रियाटिक जूस आपने अभी पढ़ा था ऊपर। पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है? क्या वो ट्रिप्सिन को डाइजेस्ट करता है प्रोटीन में, या फिर वो फोटोसिंथेसिस की क्या रिएक्शन होती है? इसमें ये पूछा ऑप्शन ए 6 CO2 प्लस 12 H2O गिव्स यू C6H12O6, या फिर 6 अगला ऑप्शन में है 6 CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट गिव्स यू 6 H12O6 प्लस O2 प्लस 6 H2O। ऑप्शन सी में 6 CO2 प्लस 12 H2O प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट गिव्स यू C6H12O6 6 CO2 प्लस 6 H2O। और ऑप्शन डी है 6 O2 प्लस 12 H2O प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट गिव्स यू C6H12O6 प्लस 6 CO2 प्लस 6 H2O। तो इसका सही जवाब होगा सी, क्योंकि जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से, तो हमारा ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांस 90% रहते हैं बोर्ड में, और ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है 3 बार का, इसके आने के चांस 90% है। इसमें पूछा है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीज़ें नहीं होती? वहाँ पर लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता क्लोरोफिल की वजह से, या फिर वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस नहीं होती, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, या फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी नहीं होता। तो हमें पता है कि हमारा क्लोरोफिल वहाँ पे होता है, क्लोरोफिल की वजह से हम सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में टूटता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन होता है, तो रिडक्शन के प्रोसेस से ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है। आप अभी अपने पहले चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑप्शन सी है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो कार्बन में जब ऑक्सीजन हम ऐड कर देते हैं, 2 ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। तो ये प्रोसेस हम वहाँ पे नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है, तो यही प्रोसेस होगी, जबकि हमारा लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में वहाँ पे कन्वर्ट होता है।
क्योंकि हमारे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज नहीं होता, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।